आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस होता क्या है, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप मेरे साथ पढ़ाई करिएगा। लैटिन वर्ड से शुरू हुआ है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ इफेक्टिव लॉस, यानी लॉस जो इफेक्टिवली या सम रूप से बनाया गया। हिंदी में इसको कहते हैं सम प्लस विधान, यानी सम्यक विधान इज इक्वल टू संविधान, यानी अच्छे ढंग से सम्यक रूप से बनाया गया विधान, इसे कहते हैं संविधान। समझ में आ गया होगा। यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें सारे नियम लिख दिए जाते हैं कि किसी देश का शासन या प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, उसके कितने अंग होंगे, उनके कार्य क्या होंगे, उनके अधिकार क्या होंगे, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, जो शासन या गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके क्या अधिकार होंगे, उसकी जो बाकी लेजिस्लेटिव है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंग हैं, उनके क्या अधिकार होंगे। ये सारा कुछ एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है। और वो जो डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा जाता है वो जो है ना बेसिक होता है, यानी उसको बदला नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता, ये भी संविधान में लिखा होता है। तो इसी बेसिक के हिसाब से, रूल के हिसाब से ही उस देश का शासन या प्रशासन चलाया जाता है। तो इसे कहते हैं संविधान। तो संविधान में ज़्यादातर देशों के अपने संविधान हैं, लेकिन जब संविधान होते हैं उनमें भी दो तरह के होते हैं, या तो ये रिटन हो सकते हैं या फिर ये अनरिटन हो सकते हैं। लिखित संविधान जिसको कहते हैं, या अलिखित। अलिखित का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटेन का एग्जाम्पल, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उनका रिटन नहीं है। इंडिया और यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित है। इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित माना जाता है, यानी लिखित दस्तावेजों में ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें 395 के लगभग इसमें आर्टिकल्स हैं, 22 इसके पार्ट्स हैं, अब तो 25 हो गए हैं। और इसी तरह से इसमें 12 जो है शेड्यूल्स हैं। तो इस तरह से इंडिया का जो है लिखित संविधान बहुत बड़ा है। यूएस का भी है लिखित है, लेकिन यूएस में जो है सिर्फ प्रिंसिपल्स को लिखा गया है, लेकिन हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को भी लिख दिया गया है कि कैसे क्या क्या होगा। और बाकी जो छोटे मोटे नियम हैं वो भी लिख दिए गए हैं, इसलिए ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, या तो लिखित या अलिखित। अगर रिटन है तो इसका एग्जाम्पल यूएस और इंडिया है, अलिखित में इसका एग्जाम्पल ब्रिटिश पार्लियामेंट है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ हम लोग लगातार करते हैं, उनको भी समझ लेते हैं कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटी मतलब इसको कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स यानी राजनय। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि द सिंपल पॉलिसीज़, मतलब वो सारी पॉलिसीज़ जिसके अकॉर्डिंग किसी देश का, कंट्री का गवर्नमेंट्स जो है वो चलाया जाता है, यानी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री किस रूल के हिसाब से होगी, वो रूल या नियम जो है, वो नीति या सिद्धांत जो है वो कहलाता है राजनीति। ठीक है। और पॉलिटिक्स क्या होता है कि जो सिस्टम हम किसी देश को चलाने के लिए जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं या जो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं वो होता है पॉलिटिक्स। जैसे हम इसको पॉलिटिक्स को बहुत लोकल संकीर्ण अर्थों में भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम कह देते थे वो ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है। पॉलिटिक्स मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ का एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो पॉलिटिक्स होती है, यानी किसी देश का शासन चलाने के लिए हमने कौन से तंत्र के द्वारा चलाया जा रहा है, किस व्यवस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, वो व्यवस्था जो है वो राजनीति या राजनय कहलाती है। और जिस नियम के हिसाब से किसी देश का शासन चलता है या कंट्री का रूल एंड रेगुलेशन चलाया जाता है वो कहलाता है राजनीति। तो समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स में किस शासन व्यवस्था जो है उसके आधार पे ये कई तरह की हो सकती हैं। जैसे डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोकतंत्र शासन जिसको कहते हैं प्रजा का तंत्र, यानी प्रजा के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं या फिर डायरेक्टली मेंबर चुने जाते हैं। तो वहाँ पे प्रजा जो है वो मुख्य होती है, प्रजा के अनुसार ही जो है शासन प्रशासन चलता है। मोनार्की प्रणाली में क्या होता है, राजा प्रमुख होता है, कोई एक आदमी होगा जो राजा बना दिया जाएगा, वही नियम बनाएगा, वही कानून बनाएगा, वही न्याय करेगा, यानी सब कुछ उसी के अनुसार चलता है। वो जो कहेगा वो नियम है, जो वो करेगा वो नियम है, जो वो न्याय देगा वो सब कुछ उसी के। अगर वो धार्मिक हुआ तो ठीक है, अगर वो अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, खराब हुआ तो बहुत खराब। ठीक है। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है जैसे मार्क्सवादी, जहाँ पे सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, सारी प्रॉपर्टी सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी हर लोगों को समान अधिकार यानी समान भागीदारी है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो वो होता है मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म। फासिज्म जो है ये इटली के थे एक विचारक मुसोलिनी, उनकी अवधारणा पर आधारित है। ये भी एक तरह का फासिज्म जो है एक्सट्रीमिस्ट ये भी कहे जाते हैं, यानी कट्टरवाद पर आधारित है। नाजिज्म आपको पता होगा हिटलर का ही है, इनका भी जो है काफ़ी कट्टर माना जाता है। राजतंत्र जो फ्रांस में इन्होंने चलाया था,
रिलीजियस मतलब धर्म के आधार पे शासन चलाना, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में कुरान और शरीयत के हिसाब से कानून का शासन, देश का शासन चलाने की बात करते हैं। तो वहाँ पे जो है ना रिलीजन्स होती है अनार्की, जहाँ पे अराजकता, यानी जहाँ पे शासन में विद्रोह हो जाता है, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, उथल पुथल मची रहती है, अस्थिरता रहती है, तो सब एनार्कीज़ में आ जाता है, अराजकतावादी या फिर ऐसे लोगों के हाथ में शासन प्रशासन आने से सीरिया वगैरह में आतंकवादियों या इस्लामिक संस्था या किसी ऐसी संस्था के द्वारा किसी का शासन प्रशासन हैक कर लिया जाता है जो वहाँ के अथराइज्ड लोग नहीं होते, तो वहाँ पे कहते हैं कि एनार्की है या अराजकता है। तो ये हो गया डेमोक्रेसी, मोनार्की, मार्क्सिज्म, फासिज्म, नाजिज्म, रिलीजियस और एनार्की। ठीक है, अब डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। तो प्रजातंत्र में आपको दो तरह के मिल जाएंगे, एक पीपुल यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी और या फिर इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी से समझ में आ रहा होगा आपको कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे जनता पार्टिसिपेट करे, है ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन किस चीज़ में, मतलब अगर वो हर मुद्दे पे वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है जनता, यानी जनता अपने प्रतिनिधि चुन रही है डायरेक्टली, तो वो हम कहलाएंगे डायरेक्ट गवर्नमेंट। हर मुद्दे पे जनता के पास जाए, उनसे पूछा जाए कि ये क्या होगा, या कोई नियम कानून पार्लियामेंट बनाए और हम पब्लिक का रेफरेंडम लें, उसका जनमत लें, और अगर जनता उसको मना कर दे तो फिर वो कानून जो है वीटो हो जाए। तो ऐसा हालांकि है बहुत कम कंट्रीज़ में, केवल स्विट्ज़रलैंड इसका एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट वहाँ पे होता है जहाँ पे अप्रत्यक्ष, मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम पहले जनता क्या करती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और फिर उन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा शासन चलाया जाता है, जैसे कि इंडिया और ब्रिटेन में है। तो इसे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं इनडायरेक्ट को, क्योंकि यहाँ पे हम अपना जब प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि मिलकर एक सरकार बनाती हैं और सरकार के द्वारा फिर हमारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट, है ना, यानी जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक गवर्नमेंट चुनी, अपने प्रतिनिधि चुने और सरकार बनाई, और हमने एनडीए की सरकार है इस समय, तो एनडीए की सरकार ने 2 बिल लाए हुए, आपको किसान कानून के बारे में पता होगा। तो अगर ये मामला ब्रिटेन में या फ्रांस में होता, तो इस मुद्दे पर यानी किसान जो कानून बनाया गया, इस मुद्दे पे वो जनता के पास जाते, जनता अपना वोट करती, अगर वोट जो है इनके पक्ष में होता तो ये बिल जो है पास हो जाता या आगे भी कंटिन्यू रहता, और अगर जनता इसके विरोध में वोट देती तो ये जो है बिल लैप्स हो जाता। लेकिन इंडिया में क्या है कि हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि इसको लेके जनता के बीच जाया जाए। कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे किसान आंदोलन, किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन उनके पास भी ये पावर नहीं है कि जनता के पास इसको मैटर को लेके जाया जाए और उनसे उनकी राय ली जाए। तो ये सारा कुछ अब सरकार पर ही है, यानी उन्हीं पर है कि वो इस कानून को आगे जो है संशोधन करते हैं या दबाव में आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं, जनता का इसमें डायरेक्ट रोल कोई रह नहीं गया है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष और इसको कहते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का एग्जाम्पल ऐसे तो हार्डली नहीं है कोई, बट स्विट्ज़रलैंड में ये है। मतलब स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी कुछ इश्यूज़ में लोग जनता की राय या जनता की जो पब्लिक ओपिनियन रेफरेंडम जिसको कहते हैं, वो रेफरेंडम के हिसाब से ही वहाँ पे शासन चलाया जाता है। तो स्विट्ज़रलैंड है। इंडिया में जो है प्रतिनिधि और ब्रिटेन में भी प्रतिनिधि शासन है, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं होता ना, इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो हर चीज़ पे उसके पास राय लेने के लिए जाई जाए, या वो हर चीज़ में बताए कि किस चीज़ को सही है या गलत है। तो इसलिए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। ठीक है, दूसरा है कि संविधान के जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो 3 है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मतलब वो जो कानून बनाए, कार्यपालिका मतलब वो जो इनका कार्यपालन करे, जो कानून है उनका कार्यपालन करे, जुडिशरी वो जो न्याय दे, किसके अनुसार न्याय दे, संविधान के अनुसार। तो संविधान के अनुसार जो भी लिखा है उसमें उसके हिसाब से जो नियम कानून है उनके हिसाब से न्याय दे। जुडिशरी का एक और काम होता है, वो संविधान की संरक्षा भी करता है, यानी संविधान की रक्षा का मतलब ये है कि संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें ना हो पाए जिससे कि संविधान का मूल ढांचा बिगड़ जाए, तो इसका अधिकार भी न्यायपालिका को दिया गया है। तो न्यायपालिका इसीलिए कई बार इसका इस्तेमाल कर देती है, तो विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप कर देती है। जैसे कि विधायिका ने कोई कानून बनाया और न्यायपालिका ने, हमारे यहाँ की स्पेशली, उसने मना कर दिया कि नहीं, जो आपने कानून बनाया है वो संविधान के प्राविधानों के तहत नहीं है, तो क्या हो गया, वो कानून जो है वहीं पर रद्द हो जाएगा। ऐसी पावर हमारे यहाँ संविधान ने किसको दी है, न्यायपालिका को, और न्यायपालिका इस
इस संविधान के इस अधिकार का पालन भी करती है। यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं इसको, शक्तियों को बांट देना। तो भारतीय संविधान ने भी तीनों ही अंगों के कार्य क्या होंगे, अधिकार क्या होंगे, ये लिख दिया है कि ये काम विधायिका करेगी, ये कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। तो जुडिशरी का काम है न्याय देना, कार्यपालिका और ये देखना कि संविधान जो नियम या कानून विधायिका बना रही है वो संविधान के अनुसार है या नहीं, और लोगों को जो है न्याय देना। यानी अगर सरकार के खिलाफ लोग जो है अपील करना चाह रहे हैं, उन्हें लग रहा है उनके साथ गलत हो रहा है, तो न्यायपालिका में अपना दरवाज़ा न्याय के लिए खटखटा सकते हैं। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, जो भी नियम कानून नीतियाँ होती हैं किसी देश के शासन प्रशासन या उनके कल्याण के लिए क्या करना है, वो सारे नियम कानून बनाती है, उसका पालन करती है। बनाती तो खैर पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव है, ठीक है। अब देखते हैं कि सरकारों में दो तरह के दिखाई देते हैं डेमोक्रेसी में। एक